गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पर अपन बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रोरेटा बेसिस। क्या नाम है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रोरेटा बेसिस। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के हिसाब से भी, और वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये बनता है। सीबीएसई में जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो इसी टॉपिक में से होता है। जनरली क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों हो जाता है? सबसे पहले तो अपन ये देखें, कई बार कंपनी की रेपुटेशन अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, बिरला हो गई, अडानी ग्रुप हो गया, इस टाइप की जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने शेयर मार्केट में निकालती हैं। उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होती है, उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो जब ये कंपनियां अपने शेयर मार्केट में निकालती हैं, प्रोस्पेक्टस निकालती हैं, तो उनसे अट्रैक्ट होकर के पब्लिक ऑफर करती है इनके शेयर। तो क्या होता है, कई बार जो कंपनी शेयर ऑफर करती है उससे कहीं अधिक ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जनरली अगर अपन बात करें ओवर की, तो ओवर का मतलब ज़्यादा। तो अति सर्वत्र वर्ज्य, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, अति तो हर चीज़ की बुरी है। अगर मान लो आपने खाना ज़्यादा खा लिया तो भी परेशानी, तो भी डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल में एडमिशन 100 की सीट है, वहाँ ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तो स्कूल वाला भी परेशान, स्टूडेंट भी परेशान। अगर गवर्नमेंट ने 500 सीट के लिए एप्लीकेशन निकाली है नौकरी के लिए, तो वहाँ 5 लाख एप्लीकेशन आ गई तो गवर्नमेंट भी परेशान, स्टूडेंट भी परेशान। यहाँ पर कंपनी के पास क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है, तो कंपनी के लिए ये भी एक परेशानी का सबब हो गया। तो किसको तो दें और किसको मना करें, तो ये कंपनी के लिए विचारणीय विषय हो गया। तो हम देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड प्रोरेटा बेसिस क्या है। जनरली सब्सक्रिप्शन 3 टाइप का हुआ। पहला फुल्ली, दूसरा अंडर, तीसरा ओवर। सब्सक्रिप्शन 3 टाइप का हुआ। पहला क्या हुआ? फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, तीसरा ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल्ली सब्सक्रिप्शन में क्या है, सपोज कंपनी ने 20,000 शेयर पब्लिक में ऑफर्ड किए और पब्लिक ने कितने अप्लाई कर दिए? 20,000 अगर शेयर अप्लाई कर दिए तो वो क्या कहलाएगा? फुल्ली सब्सक्राइब। अब सपोज 20,000 कंपनी ने ऑफर्ड किए पब्लिक में और एप्लीकेशंस कितनी आ गई? 18,000। तो ये क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अब 20,000 शेयर ऑफर्ड किए कंपनी ने और इससे कहीं अधिक ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, तो मान लो 30,000 आ गई एप्लीकेशन, तो ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में अपन अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए कि सपोज शेयर अप्लाइड, शेयर ऑफर्ड, अलॉटेड लिखते हैं। अगर कंपनी ने पब्लिक में शेयर ऑफर 10,000 किए हैं और शेयर एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आ गई? 20,000 आ गई। जनरली क्या होता है, कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस मार्केट में निकालती है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, और उसके बाद एप्लीकेशंस आती है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, और उसके बाद कंपनी कॉल्स बनाती है। तो कंपनी ने शेयर अलॉटेड मतलब शेयर ऑफर कितने किए? 10,000 अलॉट किए पब्लिक में, एप्लीकेशंस आ गई 20,000। तो कंपनी इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है? मान लो 10,000 के लिए एप्लीकेशन जिसने लगाई उसको कंपनी ने दी 5,000। 10,000 की एप्लीकेशन
जिसने लगाई उसको कितने दिए, कंपनी ने 5000 शेयर दिए। सेकंड, जिसने 5000 की एप्लीकेशन लगाई कंपनी ने उसको कितने शेयर दे दिए, 5000 दे दिए। अब हमारे 10,000 में ये कंप्लीट हो गया, हमारे पास तो शेयर 10,000 के थे, कंपनी के पास शेयर्स कितने थे, 10,000। अब कंपनी जो भी पब्लिक जितने भी शेयर मांगेगी उसको मनाई करेगी, रिजेक्ट करेगी, रिफ्यूज करेगी। अब बचे कितने, 5,000, तो ये हो गए नहीं। तो इस तरीके से 20,000 की एप्लीकेशन आई और 10,000 कंपनी ने क्या किए, अलॉट किए। क्लियर, 20,000 की एप्लीकेशन आई और कंपनी ने 10,000 शेयर किस तरीके से अलॉट किए कि जिसने 10 मांगे उसको 5 दिए, जिसने 5 मांगे उसको फुल के फुल दे दिए, और जिसने 5 मांगे उसको कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इस तरीके से 20,000 की शेयर की एप्लीकेशन आ गई और कंपनी ने 10,000 शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए, अलॉट किए। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री हम कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। देखिए, 5,000 शेयर्स वालों को कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया। 5,000 शेयर जिसने अप्लाई किए थे उनको कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया। तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, तो सम एप्लीकेंट्स डज नॉट रिसीव्ड एनी शेयर, तो क्या करेगी कंपनी, विल रिफंड ऑल द अमाउंट ऑफ दीज शेयर होल्डर, पब्लिक कह लो कि दीज पब्लिक, मतलब जिसने 5,000 की एप्लीकेशन लगाई थी उसको एक भी शेयर नहीं दिया तो कंपनी उनका पैसा रिफंड कर देगी। तो क्या एंट्री पास करेंगे, आप लिखो इसमें एंट्रीज ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी रिफंड पर, एप्लीकेशन मनी रिफंड पर क्या एंट्री पास करेगी, रिफंड ऑन एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक, क्या एंट्री पास करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन डीआर क्यों, क्योंकि कंपनी ने वहाँ शेयर एप्लीकेशन सीआर किया था जब एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव्ड करी थी। जब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी थी तो क्या एंट्री पास करी थी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब कंपनी एप्लीकेशन मनी का पैसा रिफंड कर रही है तो वहाँ सीआर किया तो हमें ट्रांसफ़र किसको करना है, शेयर एप्लीकेशन मनी को। तो अकाउंटिंग का ये रूल है कि जिस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले उसका बैलेंस देखते हैं कि डेबिट है या क्रेडिट। तो वहाँ शेयर एप्लीकेशन का बैलेंस क्या था, सीआर। तो अब ट्रांसफ़र हमें किसको करना है, शेयर एप्लीकेशन को। तो ट्रांसफ़र करते वक्त अगर वहाँ सीआर था तो अब हमने उसको क्या कर दिया, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया और टू बैंक कर दिया। क्रेडिट का गिवर पर्सनल अकाउंट है तो क्या एंट्री पास हो गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। क्लियर। अब कुछ एप्लीकेंट्स को जिनने शेयर की एप्लीकेशन ज़्यादा लगाई थी उनको शेयर कम मिले। सम एप्लीकेंट्स रिसीव्ड स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स। कुछ एप्लीकेंट्स जिनने एप्लीकेशन ज़्यादा की लगाई उनको शेयर कम मिले। जैसे अपन ने वहाँ देखा था कि जिसने 10,000 के लिए शेयर एप्लीकेशन लगाई उनको कितना मिला, 5,000। तो सम एप्लीकेंट्स रिसीव्ड स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर विच दे अप्लाइड। 10,000 के लिए उन्होंने अप्लाई किया, 5,000 उनको शेयर रिसीव हुए। तो इनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास ज़्यादा पड़ी हुई है। कितने शेयर की ज़्यादा पड़ी हुई है, 5,000 शेयर की। कितने शेयर की ज़्यादा पड़ी हुई है, 5,000 शेयर की। क्यों,
क्योंकि मांगे तो 10 थे, दिए 5। तो कंपनी क्या करेगी, इनसे जब अलॉटमेंट मनी की डिमांड करेगी तो इनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, तो कंपनी उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट अकाउंट। क्या करेंगे हम, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कंपनी इस एक्सेस मनी को, एप्लीकेशन मनी को किसमें एडजस्ट करेगी, अलॉटमेंट अकाउंट में। क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए अभी वही बात आ गई, जब एप्लीकेशन मनी हमने शुरू में रिसीव करी थी तो CR किया था, उसका बैलेंस CR था। अब उस वक्त CR था, तो अब हम ट्रांसफ़र करते वक्त क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और शेयर अलॉटमेंट में जमा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम शेयर अलॉटमेंट का ही तो पैसा मांग रहे हैं। हम किसका पैसा मांग रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट का। तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया हम, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन एप्लीकेंट्स की पड़ी। तो हमने क्या करा, अलॉटमेंट में उसको यूटिलाइज कर लिया। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, वो कुछ नहीं कह रहा अबाउट द अलॉटमेंट, तो क्या करेंगे, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है एक्सेस एप्लीकेशन मनी के लिए, तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अलॉटमेंट। और अगर क्वेश्चन ये कह दे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करिए और बाकी को रिफंड कर दीजिए, तो अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचता है उसको कंपनी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। तो रिफंड पे वही एंट्री पास हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। क्लियर, दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द शेयर एप्लीकेशन मनी, एक्सेस जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसके बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि शेयर एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट तक ही आपको एडजस्ट करना है, तो बाकी अगर कोई अमाउंट बचता है तो उसको हम रिफंड कर देंगे। तो रिफंड पे क्या एंट्री पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। क्लियर, अब सपोज इतना पैसा ज़्यादा कंपनी के पास में पड़ा हुआ है कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा भी एडजस्ट हो गया, फिर भी अमाउंट पड़ा हुआ है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको कॉल्स में ट्रांसफ़र कर देगी। कंपनी क्या करेगी, उसको कॉल्स में ट्रांसफ़र कर देगी। ये तो एक बात हो गई। अब अगर क्वेश्चन ये कहता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करिए और कॉल्स में एडजस्ट करिए, जब तो कंपनी इन दोनों में एडजस्ट कर देगी उस एप्लीकेशन मनी को, एक्सेस को जो पड़ी हुई। और अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आगे एडजस्ट मत करिए, अलॉटमेंट के बाद रिफंड कर दीजिए, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब अपने पास सिचुएशन क्या है कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप अलॉटमेंट में और कॉल्स में एडजस्ट करना है, कॉल्स में एडजस्ट करना है, तो क्या एंट्री हम पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। शेयर एप्लीकेशन DR हो गया, तो शेयर अलॉटमेंट में भी पैसा डाल दिया, उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बच गया तो हम क्या करेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस में उस पैसे को डाल देंगे। अब
जब कॉल्स ड्यू होगी तो इस कॉल्स एंड एडवांस को एडजस्ट करते रहेंगे जैसे जैसे होगी। तो ये एंट्री आपके पास हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। अब अगर इसके बाद भी सबको एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट बच गया तो कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को रिफंड कर देगी। तो वही एंट्री, सिंपल एंट्री पास हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि लास्ट तक एप्लीकेशन मनी के पैसे को एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो कंपनी उसको रिफंड करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है। लेकिन कई बार क्या है, कंपनी अलॉटमेंट तक एडजस्ट करा करके भी रिफंड कर देती है, कॉल्स इन एडवांस तक जाने ही नहीं देती। लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसी का बनता है कि लास्ट कॉल तक एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी के पास कुछ अमाउंट बचता है, उसको कंपनी रिफंड करती है। लास्ट में वही एंट्री पास करती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। तो दिक्कत हो तो बताओ, तो पूछना हो तो पूछो। मैं समझता हूँ ये टॉपिक क्लियर। थैंक यू। ओके।